बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर 12 का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट्रल फोर्सेस एंड ऑर्बिटल मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है। सेंट्रल फोर्स ऐसी फोर्स होती है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज सेड टू बी अ सेंट्रल फोर्स इफ नंबर 1 इट ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही होती है। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। हमेशा सेंटर ऑफ फोर्स से पास करेगी, एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। और इस सेंटर ऑफ फोर्स को ना यूजुअली हम ओरिजिन पे लेते हैं या पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको, जिसको आप पोल कहते हैं। तो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी यानी ओरिजिन से पास करेगी। एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि इसका फिक्स पॉइंट से पार्टिकल का फासला कितना है। तो यानी ये बात हो रही है कि ये बिलफर्ज सेंटर ऑफ फोर्स है और ये पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है इस फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो बिलफर्ज टाइम टी पे इस पार्टिकल की ये पोजीशन है पी। तो ये रेडियल वेक्टर है आर। तो इसका जो डिस्टेंस है पार्टिकल का इस वक्त ओरिजिन से वो कितना है, जितनी लेंथ है इस वेक्टर की यानी आर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो डिपेंड करता है इस डिस्टेंस आर पे। ये जिस डिस्टेंस की पॉइंट 2 में बात हो रही है। तो जो लॉ ऑफ फोर्स है वो इस तरह से बनेगा, F इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, यानी कि फंक्शन होगा आर का। इस आर का ये बात लिखी हुई है कि ये जो डिस्टेंस है ये आर, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट आर, इस पे डिपेंड कर रहा होगा मैग्नीट्यूड, यानी इसका फंक्शन होगा। और जो उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा अलॉन्ग रेडियल वेक्टर होगी। अब दो तरह से हो सकती है, या तो ये जिस तरह से हमने लिया है तो इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, सेंटर ऑफ फोर्स से अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स। तो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स हो अगर डायरेक्शन, तो उसका नाम होता है सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स। और अगर टुवर्ड्स हो सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ हो ऐसे, तो इसको कहते हैं सेंट्रल एट्रैक्टिव फोर्स। तो ये दो तरह की होती है जो सेंट्रल फोर्स है, या तो वो एट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव होगी। तो एट्रैक्टिव मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स एंड रिपल्सिव मीन्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये इस तरह का होगा लॉ ऑफ फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होगा सेंट्रल फोर्स का वो हमेशा डिपेंड कर रहा होगा इस आर पे, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स पे। और उसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग दिस लाइन होगी, रेडियल लाइन होगी। ये टुवर्ड्स भी हो सकती है सेंटर ऑफ फोर्स और अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स भी हो सकती है। उसके बाद ये जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है सेंट्रल फोर्स के अंडर, बिलफर्ज ये पार्टिकल है ये इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये भी इस पोजीशन पे है बिलफर्ज। तो इसका जो पाथ होता है ना, जिस पाथ के अलॉन्ग ये पार्टिकल मूव कर रहा होता है अंडर सेंट्रल फोर्स, उस पाथ को कहते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। इसका नाम होता है सेंट्रल ऑर्बिट। तो हम सेंट्रल फोर्स के बेसिक रिजल्ट्स प्रूव करके ना, तो हम बेसिकली चैप्टर में डिस्कशन करेंगे ऑर्बिटल प्लैनेटरी ऑर्बिट्स पे। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये बिलफर्ज, अगर आप इसको कहें ना, ये सन है और तो हमारी जो अर्थ है ना, ये इसको अर्थ कह लें, ये भी बिलफर्ज इस पोजीशन पे है। हमारी जो अर्थ है वो जो ऑर्बिट कर रही होती है सन के गिर्द, वो एलिप्टिक ऑर्बिट होता है, एलिप्स की शेप में होता है। ये हम प्रूव करेंगे। और सन जो है उस एलिप्स के एक, आपको पता है एलिप्स के दो फोकस होते हैं, उनमें से एक फोकस पे होता है सन। ये भी हम प्रूव करेंगे। तो ये केपलर्स के लॉ कहलाते हैं। ये तीन लॉज हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे इस कोर्स में, इस चैप्टर में।
तो ये बुनियादी मालूमात हो गई आपकी कि इसको सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। इस पाथ को जिस पाथ के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा होता है द सेंट्रल फोर्स, और इसके मोशन को उस वक्त ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। तो ये थी बुनियादी मालूमात सेंट्रल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट देखें, ये थ्योरम है छोटा सा कि द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज नेसेसरीली अ प्लेन कर्व, यानी ऐसा पार्टिकल जो कि सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा हो, पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल फोर्स, तो उसका जो ऑर्बिट बनेगा ना वो हमेशा प्लेन कर्व होगा, यानी एक प्लेन में लाई करेगा उसका जो पाथ होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए देखें, सबसे पहले हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। सपोज कर लें कि पार्टिकल है जो कि सेंट्रल फोर्स F के अंडर मूव कर रहा है, जिसका मैस m है पार्टिकल का, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी जो है उसकी, और एट टाइम t उसकी जो पोजीशन है वो p है, जिस वक्त उसका पोजीशन वेक्टर r। ये सारी चीज़ें सपोज कर लें, और सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि जो r क्रॉस f है ना, यानी जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स, यानी जिसको टॉर्क कहते हैं आप, वो ज़ीरो है। ये हम शो करेंगे। तो r क्रॉस f क्या होगा? r क्रॉस f फोर्स से देखें कि सिंस द फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, तो फिर उसका लॉ ऑफ फोर्स किस तरह से बनेगा? f ऑफ r इंटू r। ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी सेंट्रल फोर्स की। तो ये क्या बन जाएगा? r क्रॉस, अब सेंट्रल फोर्स से लिहाजा f को यूँ लिखा जा सकता है हमेशा इस तरह से, चाहे रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, उसमें माइनस साइन समझिए, इसमें कवर हो गया f ऑफ r। तो देखें r, हाँ अब देखें इनका लेते हैं ज़रा क्रॉस प्रोडक्ट। f ऑफ r तो स्केलर है, ये अलग हो जाएगा। r भी आपको पता है, बल्कि यूँ कर लेते हैं, पहले इसको अलग कर लेते हैं। वेक्टर r को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू ये यूनिट वेक्टर क्रॉस f ऑफ r इंटू r। वैसे तो क्लियर नज़र आ रहा है कि r की डायरेक्शन और इस r की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा इनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। लेकिन चलें थोड़ा सा इसको एलाबरेट कर लेते हैं। r और f ऑफ r ये स्केलर्स हैं, ये स्केलर्स के तौर पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वेक्टर r का वेक्टर r के साथ, यूनिट वेक्टर r के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, और सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये पहली चीज़ है जो हमने प्रूव की। तो यहाँ से आप अगर यूँ आ जाए कि अगर सेंट्रल फोर्स के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो शो करें कि उसका जो टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स वो ज़ीरो होगा। तो आपने ये इतना सा काम करना है। नेक्स्ट अब देखें कि r क्रॉस f अगर ज़ीरो है तो लॉ ऑफ फोर्स के ज़रिए, वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसके ज़रिए f आपको पता है कि ये इक्वल होता है m dv बाई dt के। ये तो आपको पता है कि फोर्स को लिख सकते हैं m dv बाई dt, यानी ma जिसको आप कहते हैं। तो m स्केल कांस्टेंट है, स्केलर है, बाहर आ गया, r क्रॉस dv बाई dt इज इक्वल टू ज़ीरो, और m से डिवाइड कर दें, नॉन ज़ीरो मैस है पार्टिकल का, r क्रॉस dv बाई dt ये आ गया ज़ीरो। अब देखें r क्रॉस dv बाई dt जो है, इसको लिखा जा सकता है डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस v। ये बात समझने वाली है। देखें ये हमने वैसे वेक्टर एनालिसिस में की थी कि r क्रॉस v का जब आप डेरिवेटिव देख लेंगे ना, यहाँ देख लें साइड पे कि d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस v, तो वो क्या बनेगा? गौर से देखें, पहले इसका डेरिवेटिव लिया dr बाई डी टी क्रॉस v प्लस फिर r को ऐसे लिख दिया, क्रॉस डेरिवेटिव ले लिया v का, v का, हाँ dv बाई dt। अब आपको पता है dr बाई dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती है वेलोसिटी। तो ये v क्रॉस v जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा r क्रॉस dv बाई dt। तो ये तो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया? r क्रॉस dv बाई dt। तो ये r क्रॉस dv बाई dt को इसलिए मैंने d बाई dt ऑफ r क्रॉस v लिख दिया। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करें अगर इसको,
विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बन जाएगा, आर क्रॉस वी इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आर क्रॉस वी एक वेक्टर है तो इधर वेक्टर ही ऐड करने का, वेयर एच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये खास चीज़ है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। ऑफ इंटीग्रेशन ये बहुत खास चीज़ है, ये एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम है पर यूनिट मास। खैर ये भी हम अगले थ्योरम में देखते हैं। तो आर क्रॉस वी इज इक्वल टू एच आ गया, और एच ये हमने एच कैसे आया, एच जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसका क्या मतलब है, अब इसको गौर से समझिए, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए। आर जो है ये रेडियल वेक्टर है ये वाला, और वी जो है ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है ये वाली। आपको पता है वेलोसिटी जो है अलोंग टेंजेंट होती है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो सारी की सारी अलोंग टेंजेंट होती है। तो इस तरह से वेलोसिटी होगी। अब ये वाला जो रिलेशन है ना, ये हमें ये बता रहा है कि आर क्रॉस वी की डायरेक्शन, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो वेक्टर है आर क्रॉस वी, नाउ आर क्रॉस वी, इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर, यानी जो आपका पोजीशन वेक्टर है, एंड वी यानी जो आपका टेंजेंट वेक्टर है, इन दोनों से परपेंडिकुलर है। और ये कांस्टेंट आया है, सबसे बड़ी बात ये है कांस्टेंट का मतलब ये है, अच्छा इसकी डायरेक्शन जो है ना ऐसे है, परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड वी, इन दोनों से परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन। तो अब ये जब कांस्टेंट आया, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट होगी। वेक्टर कांस्टेंट कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब ये है कि आर और वी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर एक प्लेन में लाई ना करते, अगर ये इनका प्लेन शिफ्ट करता है बिल्फर्ज, तो एच की डायरेक्शन जो है थोड़ी सी टिल्ट होती किसी न किसी वक्त, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो फिक्स्ड है। इसका मतलब है कि ये एक फिक्स्ड प्लेन से का नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब है आर और वी जो है हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर क्रॉस वी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड वी विच इज कांस्टेंट, विच हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन। यूँ लिख लें, कैसे पता चला कांस्टेंट डायरेक्शन है, इक्वेशन 1 से, by equation 1. Therefore the orbit must lie in a plane, यानी must be a plane पर, एक ही प्लेन में लाई करेगा। अगर एक प्लेन में लाई ना करे, आपको समझ आ गई ये बात कि अगर बिलफर्ज ये प्लेन से जैसे ही उठेगा तो आर की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन चेंज हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। ऊपर को आएगा तो ये इस तरफ को टिल्ट करेगा, नीचे जाएगा तो टी एच जो है आपका इस तरफ को टिल्ट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने शो किया कि इनका जो नॉर्मल वेक्टर है ये एच, ये कांस्टेंट है। तो इससे हमें पता चला कि ये पार्टिकल जो है एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, इसी वजह से उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ये प्रूफ था इसका कि जो ऑर्बिट है अंडर द सेंट्रल फोर्स वो हमेशा प्लेन कर्व होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखें, थ्योरम 2 है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट। कि पार्टिकल जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स मूव कर रहा हो, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इसका प्रूफ देखें, आसान सा प्रूफ है कि सपोज करें कि पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी जो है टाइम t पे वो v है। तो फिर हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, हमने h से डिनोट किया था इसको, ये था r क्रॉस mv। मैंने आपको बताया था, इसको यूँ याद रख सकते हैं आप, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें, m तो स्केलर है ना, इसको अलग कर सकते हैं, और ये r क्रॉस v,
तो r क्रॉस v को अभी हमने शो किया कि ये तो कांस्टेंट होता है अभी थ्योरम 1 में, r क्रॉस v h था ना, h एक कांस्टेंट था, तो m भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और स्केलर है, इसके साथ ये कांस्टेंट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि h इज कांस्टेंट एट एनी टाइम t। अब यूँ भी लिख सकते हैं इसको m इंटू h वेयर h इज अ कांस्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r एंड v। अभी हमने देखा कि r और v एक ही प्लेन में लाई करते हैं हमेशा हर टाइम पे, तो इसका मतलब है h कांस्टेंट आ गया क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये r क्रॉस v को भी हमने शो किया कि ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये इतनी सी बात थी। या दूसरा अल्टरनेटिवली देखें ज़रा, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है ना, उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि इफ़, ये मैं अल्टरनेट प्रूव कर रहा हूँ, इफ़ L इज इक्वल टू 0 यानी टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज 0 देन द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम पॉइंट इज ऑल्सो इज कांस्टेंट, ये फिर कांस्टेंट होता है। तो हमने शो किया r क्रॉस f 0 है अभी थ्योरम 1 में ना, L इज इक्वल टू r क्रॉस f, अभी आपने देखा कि ये r क्रॉस f ऑफ r इंटू r होता है और इसको हमने प्रूव किया कि ये 0 होता है। तो L अगर 0 है और ये टॉर्क हमने लिया था अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स, और एंगुलर मोमेंटम भी हम अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स ही लेते हैं, यहाँ एंगुलर मोमेंटम जस्ट लिखा हुआ है, तो पार्टिकल हमेशा रिवॉल्व कर रहा, तो हम जो उसका सेंटर लेते हैं या ओरिजिन भी लेते हैं वो एट सेंटर ऑफ फोर्स ही लेते हैं, रोटेशन जो है हम सारी अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स ही लेंगे, ये बात ज़हन कर लें। तो चूँकि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स 0 है, लिहाजा एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो h है आपका वो फिर ज़ाहिर है कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं आप, ये जो भी हमने थ्योरम 1 किया उसके ज़रिए भी कर सकते हैं या लॉ भी लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जिसको आप कहते हैं यहाँ पे। अच्छा खैर, नेक्स्ट देखें, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड ये इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली इक्वल होता है h इज इक्वल टू r क्रॉस mv, या इसको यूँ लिख लें m r क्रॉस v। अब कंसिडर करें v के रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स, इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट में डिस्कस करेंगे ज़्यादातर, जो है आपका ये चैप्टर ना, तो वो आपको आने चाहिए कि इसके क्या कंपोनेंट्स थे। तो जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन वो क्या होते हैं, r डॉट r यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डॉट s यूनिट वेक्टर। ये v की मैंने वैल्यू पुट की इन टर्म्स ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। तो ये v की वैल्यू लिखी मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो ये क्या बन जाएगा m, r डॉट स्केलर है इसको अलग करें तो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये 0 है आपको पता है, इसको r इंटू आर हैट लिख सकते हैं, r हैट क्रॉस r हैट 0 हो जाएगा, प्लस r थीटा डॉट, ये स्केलर है इसको अलग कर दें, तो बल्कि इसको लिख ही लेते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा r है ना इसको लिख लेते हैं m इंटू r इंटू यूनिट वेक्टर क्रॉस r डॉट r हैट प्लस r थीटा डॉट s हैट। तो अब देखें h जो है वो कितना आ रहा है, m और r स्केलर से इनको अलग कर लेता हूँ, अंदर देखते हैं क्या होता है, r हैट का, अब r डॉट स्केलर था अलग किया, r हैट का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा r हैट के साथ, प्लस r थीटा डॉट स्केलर है
ये अलग हो गया और आर हैट का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया एस हैट के साथ। तो एम आर, ये देखें आर क्रॉस आर, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस आर थीटा डॉट। हाँ अभी तो गौर से देखें आर क्रॉस एस कितना होगा। अगर आपको वो टॉपिक याद हो ना रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स वाला, तो उसमें तो हमने एक्स वाई प्लेन लिए थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए थे, और उसमें आपको पता है आर जो आर हैट था वो था कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और एस हैट था कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री, यानी माइनस साइन थीटा आई और साइन थीटा प्लस 90 यानी कॉस थीटा जे। तो वहाँ से अगर आर क्रॉस एस निकालें ना आपका, तो वो इनको वही जिस तरह डिटर्मिनेंट से निकालते हैं तो वो के यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 हो जाएगा। तो उधर एक्स वाई जेड प्लेन थे ना, यहाँ पे हमारे रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स के अलॉन्ग हम डायरेक्शंस अपनी ले रहे हैं। तो आर और एस, अब देखें आर जो था वो अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन था, अभी जो मैंने लास्ट आपको बताया इस तरह से, और एस जो है वो अलॉन्ग टेंजेंट होगा। तो ये चूंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर था वो एच था। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं आर क्रॉस एस जो है ना वो एच हैट के एक्चुअली इक्वल है। चलें अगले स्टेप में लिखते हैं। तो एच का मैग्नीट्यूड कितना बना, ये तो ख़त्म हो गया, एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट, ये ज़ीरो ख़त्म हो गया ना, एम आर मल्टीप्लाई होगा आर थीटा डॉट से, और साथ ये जो वेक्टर है आर क्रॉस एस, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना वो इन दोनों से परपेंडिकुलर यानी इस एच की डायरेक्शन में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो ये एच हैट आ जाएगा, और ये 1 होता है, इसको 1 लिख लें डायरेक्ट, बिकॉज आर क्रॉस एस जो है वो एक्चुअली एच हैट की डायरेक्शन में होगा और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये एच का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ना एंगुलर मोमेंटम का, वो आ रहा है एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट। ये एंगुलर मोमेंटम है का मैग्नीट्यूड है, जो कि हमने शो किया कि वो कांस्टेंट होता है। अभी हमने थ्योरम 2 में शो किया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये है कि एंगुलर मोमेंटम इतना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, एच स्मॉल एच वाले जो है ना, जो कांस्टेंट आर क्रॉस वी था, तो वो क्या होता है एच ओवर एम, यानी एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। ये क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। तो ये कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू पुट करें, ये मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं इसका, ठहर ज़रा। तो एच जो है ना वो होगा एच ओवर एम। ये चलें, आपको पता है ये एच जो है ये इक्वल होता है एम टाइम्स आर क्रॉस वी, और एम से जब डिवाइड होगा तो ये आर क्रॉस वी, हमने ये इसी को एच लिया था अगर आपको याद हो। तो अगर एच का मैग्नीट्यूड एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट है, तो इसका मतलब है फिर ये जो स्मॉल एच है यानी पर यूनिट मास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एम करते हैं, इसको एम से डिवाइड करते हैं, तो आर स्क्वेयर थीटा डॉट, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये बातें ज़हन में रखनी है। हमने सबसे पहले प्रूव किया कि जो जिस कर्व के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा होता है अंडर सेंट्रल फोर्स, वो एक प्लेन कर्व होता है। उसके बाद हमने शो किया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इसका कांस्टेंट होता है। फिर एंगुलर मोमेंटम का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो वो एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट आया, और एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास जो है वो आर स्क्वेयर थीटा डॉट होती है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, इनकी प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।